चलिए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ब्रांच अकाउंट। क्या नाम है इसका? ठीक है, चैप्टर है आपका 15, मॉड्यूल नंबर 3 का लास्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांच। ठीक है, ये वैसे तो एग्जाम में अभी न्यू सिलेबस में 6 मार्क का आता है। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स, पर इसकी गारंटी नहीं है, कभी भी बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, लाइक 14 मार्क्स का। आप ऐसा नहीं बोलते 6 मार्क का ही आएगा, ठीक है, बट 14 मार्क का भी आ सकता है। 5 to 6 मार्क्स या सीधा 14 मार्क्स। ठीक है, कभी कभी 8 मार्क का भी दे सकते हैं, कभी 10 मार्क का भी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट हाँ आएगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, वैसे ये चैप्टर इजी है, बट वैसे बहुत टफ है। ठीक है, वो आपको मैं क्यों बोला वो बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ब्रांच अकाउंट जो है, पहले आप बताइए ब्रांच क्या होता है। एग्जाम्पल थोड़ी पूछा है। बोल बोल। मतलब आप का हेड ऑफिस कहीं और पे है और आप उसको छोड़कर कहीं और से भी बिजनेस कर रहे हो, मतलब मल्टीपल प्लेस से आप बिजनेस जगह से आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। ऐसे केस में आप क्या बोलते हो उसको, ब्रांच, राइट, जो आप समझते हो। ठीक है, ये बोलता है कि ब्रांच दो तरह की होती है, एक होती है इनलैंड ब्रांच यानी डोमेस्टिक ब्रांच, सेकंड इज कॉल्ड फॉरेन ब्रांच। ठीक है, एक होती है डोमेस्टिक, दूसरी कौन सी होती है? अब डोमेस्टिक क्या होती है, फॉरेन क्या होती है, ये समझ लो कि अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं और मैं इंडिया में हूं, तो बताओ मैं कौन सी करेंसी में बनाऊंगा? इंडियन करेंसी, दैट इज रुपीस। ठीक है, तो अगर मैं बिजनेस इंडिया में ही कर रहा हूं तो मेरा इनलैंड ब्रांच है, डोमेस्टिक ब्रांच। बट मैं इंडिया को छोड़कर किसी और कंट्री में बिजनेस कर रहा हूं तो कौन सा ब्रांच हो गया अपना? फॉरेन ब्रांच। डिफरेंस समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि तुम जो है वो यूएस वाले हो या यूके वाले हो और तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, तो भी वो तुम्हारी इंडिया वाली भी कौन सी ब्रांच मानी जाएगी? फॉरेन ब्रांच। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अपन बाद में। सॉरी। इनलैंड ब्रांच को अपन दो पार्ट में बांटते हैं, डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या होती है डिपेंडेंट, क्या होती है इंडिपेंडेंट, पता कुछ आपको? आप सुनो, डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, आप जो समझ रहे हो वो डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं है। वहां यहाँ पे क्या किया, जो कंपनी के अकाउंट्स है वो कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। तो इसका मतलब ब्रांच आपका छोटा होगा, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो अकाउंटिंग कर सके, मैनेज कर सके, तो बेचारा सारा अकाउंटिंग कौन मैनेज करेगा? हेड ऑफिस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इधर विरार में ही मान लो, ग्लोबल सिटी में हमने एक और ब्रांच ओपन कर दी। ठीक है, बट वहां पे अभी स्टूडेंट आता है 5-6 बच्चे सपोज करना। अब 5-6 बच्चों के लिए क्या मैं वहां पे अकाउंटेंट बिठा के अकाउंटिंग करा सकता हूँ उसकी? नहीं, महंगा पड़ जाएगा। मान लेते हैं हम वहां पे कमा रहे हैं ₹1,00,000 साल का सपोज करना, और अकाउंटेंट का सैलरी हो गया ₹15,000 पर मंथ, तो रखने से मतलब भी नहीं है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो 1,80,000 तो वो लेके चला जाएगा, तो क्या मतलब उस चीज का? तो क्या अकाउंटिंग वहां पे अलग से होगी कि हम ही करेंगे? हम ही करेंगे। हम उससे डिटेल मंगा देंगे, तेरे कितने बच्चे आए, क्या फीस ली, कितना खर्चा हुआ, वो बता दे, हम अपना करेंगे। तो वहां पे क्या हो गया, वो ब्रांच डिपेंडेंट हो गया अकाउंटिंग के लिए हमारे ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। बोलो समझ में आया तुमको? सेकंड इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये वही ब्रांच है जो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे ब्रांच बड़ी है, अच्छा खासा कमा रही है, वो अपना हिसाब खुद मेंटेन कर सकते हैं, हम अपना करेंगे वो अपना करेंगे। तो आपने बहुत सारी बैंक्स देखी होगी, जैसे मान लो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, तो उसकी हेड ऑफिस दिल्ली में या मुंबई में कहीं पे है, बट यहाँ विरार में भी ब्रांच है, वसई में भी ब्रांच है, तो वो सारा हिसाब वो थोड़ी मेंटेन करता होगा, मर जाएगा, इतने दिन के इतने ट्रांजेक्शन होते हैं, ये सब होते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर एक अकाउंटेंट बैठा होगा,
वो सारी अकाउंटिंग करता होगा और हिसाब मेंटेन करता होगा। जो भी सॉफ्टवेयर है उनके लिए पर्सनल जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो सब उसमें करता होगा। तो वो हो गया इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्या हो गया वो? इंडिपेंडेंट। अंडरस्टूड? तो अच्छा, फॉरेन ब्रांच नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो हमको यही मानना है इंडिपेंडेंट है कि वो फॉरेन में बिजनेस कर रहा तो छोटा मोटा तो होगा नहीं भाई। अपन तो नहीं सोचते फॉरेन का, वो कर रहा है बिजनेस फॉरेन का तो उसकी औकात तो होगी अकाउंटेंट मेंटेन करने की। तो मोस्टली केस में अगर फॉरेन ब्रांच है तो हमको हमेशा क्या मानना है? इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब डिपेंडेंट जो ब्रांच है उसकी अकाउंटिंग करने के लिए आपके पास में, क्योंकि अकाउंटिंग सारा कौन कर रहा है? एचओ कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। तो उसके लिए जो मेथड है वो 3 तरह की मेथड है। कितनी मेथड है अपने पास में? 3। पहली मेथड है डेटर्स मेथड। दूसरी इसमें मेथड है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। और तीसरा जो है उसका नाम है फाइनल अकाउंट मेथड। तो अपने को इस डिपेंडेंट में 3 मेथड पढ़नी है। पहली कौन सी है? डेटर्स मेथड। दूसरी कौन सी है? स्टॉक एंड डेटर्स। और तीसरी कौन सी है? फाइनल अकाउंट। 3 मेथड से अपन, तीनों में सेम आंसर आता है बट 3 तरह की मेथड है। तीनों मेथड से अपन इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये तीनों मेथड को अपने को 2 बार पढ़ना है। एक बार पढ़ेंगे एट कॉस्ट और एक बार पढ़ेंगे एट इनवॉइस। क्यों पढ़ना है वो बाद में समझाऊंगा। पर तीनों मेथड को अपने को 2 बार पढ़ना है। एक तीनों मेथड एट कॉस्ट आएगी, मतलब डेटर्स मेथड एट कॉस्ट, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एट कॉस्ट और फाइनल अकाउंट मेथड एट कॉस्ट। फिर वापस पढ़ेंगे डेटर्स मेथड एट इनवॉइस, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एट इनवॉइस और फाइनल अकाउंट मेथड एट इनवॉइस। समझे? अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब जो फॉरेन ब्रांच होता है उसमें भी 2 तरह की ब्रांचेस है। अकाउंटिंग 2 वे से कर सकते हैं। एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, जिसको प्यार से IFO बोलते हैं। दूसरा है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, NIF। तो पहला है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, दूसरा कौन सा है? नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। क्या होता है तब फॉरेन ब्रांच पढ़ेंगे तो समझ लेंगे अपन। ठीक है, हाँ, तो इतना अपने को पढ़ना है। इसके अलावा हमको इसमें रेक्टिफिकेशन करना सीखना है या रिकंसिलेशन बोलते हैं, वो करना सीखना है। इसके अलावा एक होलसेल प्राइस मेथड भी आएगी। वो भी समझनी है। ठीक है। और इंडिपेंडेंट में ट्रायल बैलेंस का इनकॉर्पोरेशन करना सीखना है, मतलब कि कैसे दोनों के ट्रायल बैलेंस मर्ज होंगे, क्योंकि वो अलग मेंटेन कर रहा है, ये अलग कर रहा है, तो 2 डिफरेंट ट्रायल बैलेंस है, दोनों को कैसे मर्ज करना है वो सीखेंगे। बस इस पूरे चैप्टर में अपने को इतना ही सीखना है। ठीक है? हाँ कि ना? मैंने क्या बोला था, ये चैप्टर वैसे बहुत इजी है बट ऐसे टफ इसकी वजह से, इसमें बहुत सारी चीजें, बट जो चीजें वो इजी है। चीजें इतनी टफ नहीं है अंदर की, बट जो इतनी सारी चीजें है ना इसमें, वो कैरी करना भारी पड़ जाता है। ये मेथड है, फिर वो मेथड है, फिर उसमें ये चीज है ना, उसमें ये छोटी छोटी चीज है ना, उसमें ये है ना, इसमें ये ना। ठीक है, चलो फिर एक बार कॉपी कर लो। ये बड़ा करूँ, दिख रहा है? एक काम होता, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर नीचे कर लेना। ठीक है, तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं डिपेंडेंट ब्रांच एट कॉस्ट और उसमें करने वाले डेटर्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन ब्रांच और एचओ के बीच में होते हैं वो ही एचओ रिकॉर्ड करेगा, बाकी करेगा क्योंकि वो ब्रांच को एज अ डेटर ट्रीट करता है कि उसने उसको गुड्स दिया है तो उसको उससे पैसे लेने हैं।
जो भी कुछ सामान दिया उसके बदले उसको पैसा लेना है बस। तो अब ब्रांच ने कहीं और खर्चे किए उसको उससे वो मतलब नहीं है। जो ब्रांच और एचओ के बीच में होंगे उसी को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैं हूं और आप हो, तो आप यहाँ पे पढ़ने आए तो आप मेरे डेटस हो गए कि मैं आपकी फीस मांग रहा हूँ, तो मैं आपके और मेरे के बीच के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। आपने कहीं पे पानी पूरी खाई, नाश्ता किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आपने मुझे मेरे एडमिशन लिया, इतना फीस मांग रहा हूँ, मैंने कोई सामान दिया उसका मैं पैसा मांग रहा हूँ, आपने मुझे कोई दिया उसका पैसा रिटर्न हो गया, या आप मेरे पैसे मांग रहे हो, बस उसकी बात करेंगे, बाकी बात करनी नहीं है। ठीक है। अब वो क्यों है उसके सब लॉजिक है, वो बताऊंगा मैं बाद में। तो एक बार देख लेते हैं, अब हम फॉर्मेट कर लेते हैं पहले। तो इसका फॉर्मेट बनेगा इन द, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, मुझे बताओ किसकी बुक्स में कर रहा हूँ मैं, ब्रांच के एचओ? एचओ ब्रांच तो करता ही नहीं ना, वो करता, वो तो क्या चाहिए था, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स हेड ऑफिस क्या होता है, एक अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट। क्या, कौन सा अकाउंट बनेगा यहाँ पे? एचओ ब्रांच का अकाउंट बनेगा, ब्रांच अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले ब्रांच के पास में जो भी असेट्स है, वो सब असेट्स कहाँ से आई होगी, सोचो। हेड ऑफिस से। भाई ब्रांच में जो भी असेट है उसका पैसा हेड ऑफिस उसके मांग रहा है, तो अब जो असेट है वो उसकी होगी, तो उसके लिए डेबिट बैलेंस हो गया। तो ये यहाँ पे लिखेगा सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसमें आएगा सब ओपनिंग असेट्स का बैलेंस। क्या आएगा इसमें? अब क्या क्या असेट हो सकती है वो भी लिख देते हैं आप इनर कॉलम में एक बार के लिए। बोलो क्या क्या हो सकता है। जैसे मान लो उसके पास में प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो इस तरह से होगी। उसके अलावा डेटर्स हो सकता है, ठीक है, स्टॉक हो सकता है, और कैश और बैंक हो सकता है, और भी हो सकते हैं। क्या ये आपको समझ में आया? तो इस तरह से ये जो भी ओपनिंग असेट्स है वो आप सब लिख दो। अच्छा, असेट का डेबिट बैलेंस लिखा, तो उसकी लायबिलिटी भी तो हो सकती है, जैसे उसके क्रेडिटर हो सकते हैं, उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, तो कौन सा बैलेंस आएगा उसके लिए? क्रेडिट बैलेंस। चलो, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, ओपनिंग असेट और ओपनिंग लायबिलिटी लिख देने की। अब मुझे तो अगर ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग भी लिखना पड़ेगा। अगर ओपनिंग असेट 2 में आई है तो क्लोजिंग कहाँ पे आएगी? अरे होशियार हो गए ना तुम लोग तो। बस बस बस, कल पिज्जा खिलाया ना, तो जोश क्या है। चलो, तो जो भी प्लांट एंड मशीनरी रहेगी, ठीक है, जैसे ओपनिंग वहां पे था वैसे वैसे बिल्डिंग, ठीक है। हाँ, डेटर्स, स्टॉक, बैंक। ठीक है, तो आपको क्या करने का है, सबसे पहले वही ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। चलो, अभी लायबिलिटी का भी आएगा। अच्छा, ये क्लोजिंग असेट्स थी, ठीक है।
बोलो। ये तो अभी तो इजी लग रहा है कि भाई ओपनिंग असेट लिखी, क्लोजिंग लिखी, ओपनिंग लायबिलिटी लिखी, क्लोजिंग लायबिलिटी। अब एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन सोच सोच के बताओ कि कहानी की शुरुआत कैसी होगी। जैसे मान लो मैंने अपना बिजनेस है, कोई भी चीज मान लो, जैसे पानी की बोतल का बिजनेस अपन ओपन कर रहे हैं, तो अपना हेड ऑफिस विरार में है, और अपन मान लो पालघर में अपन बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो अब शुरुआत कहाँ से होगी, सोचो। आपने असेट ले ली उसकी, वो लिख दी, आपने लायबिलिटी ले ली, वो सब लिख दी। अब क्या होगा, सोचो। सामान भेजना पड़ेगा उधर, वो तो बेचा गरीब है, अपन भेजेंगे सामान। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो अब मैंने सामान भेजा ब्रांच को, तो मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ कि नहीं मांग रहा हूँ। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट द रिसीवर, ब्रांच रिसीवर हो गया, ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गया। अब मेरा सेल नहीं है, सेल होता तो टू सेल्स करता, मैंने गुड्स भेजा उसको, तो अपन नया अकाउंट ओपन करेंगे, उसका नाम होगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या लिखेंगे अपन, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो यहाँ पे जब मैंने गुड्स भेजा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये वाला। चलो ब्रांच के पास पहुंच गया, ब्रांच को पसंद नहीं आया, उसने वापस कर लिया, तो थोड़ा गुड्स रिटर्न हो गया, तो इसकी रिवर्स एंट्री, तो गुड्स एंड डेबिट हो जाएगा और ब्रांच क्रेडिट हो जाएगा। तो इस बाय में लिख देते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेम अकाउंट क्रेडिट डेबिट कर लो ना, ब्रैकेट में लिख देंगे रिटर्न, बस। अरे बोलो, समझा। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और पसंद नहीं आया तो वापस किया, तो रिवर्स एंट्री होगी, इसकी उल्टी एंट्री। अब टेम्पो से जा रहा था या ट्रक से जा रहा था, तो भाड़ा देना पड़ेगा। ब्रांच तो बढ़िया बात है, पर ब्रांच नालायक है, वो तो बोले आपसे यार आप ही दो, तो हमने दिए खर्चा, हमने कुछ लोडिंग कराया, अनलोडिंग कराया। तो मान लो इस गुड्स को भेजने में हमने कुछ खर्चा किया, तो टू कैश और बैंक तो आएगा ही आएगा, अपनी जेब से पैसा गया है। अब मैं वो खर्चा अपने नाम पे नहीं लिख सकता, क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं था, वो ब्रांच का था। अगर ब्रांच के लिए मैंने कोई खर्चा किया है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। उतना पैसा मैं ब्रांच के मांग रहा हूँ, तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो खर्चा मैंने एचओ ने पे किया है, तो एक्सपेंस पेड बाय एचओ, तो आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। चलो और सोचो, अब गुड्स उसके पास पहुंच गया, अब उसने खर्चा किया अपनी जेब से, तो हमको लिखना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, जो हमारे बीच में होगा वही लिखना है। तो उसने अपनी जेब से खर्चा किया, वो तो हमको लिखना ही नहीं है। फिर उसने रेंट पे किया, उसकी सैलरी पे की ना, अगर वो पे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मान लो उसका रेंट हमको पे करना पड़ रहा है, तो लिखना पड़ेगा भाई उसकी वजह से मैं पे कर रहा हूँ। तो सेम एंट्री, रेंट मेरा नहीं उसका है, तो मैं उसके बदले उसका नाम लिखूंगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो जो भी खर्चे मैंने पे किए उस सबके लिए एंट्री है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। समझ में आया तुमको। उसके अलावा क्या होगा, सोचो। चलो माल उसके पास पहुंच गया, उसने खर्चा भी कर लिया, सब कर लिया। अब क्या करेगा ब्रांच, तो बेचेगा, जिसके लिए काम किया तो उसने बेचा। तो अब बेचने में पैसा आया, तो मेरे पास थोड़ी आया है, उसके पास आया है, तो वो एंट्री पास करेगा। मतलब जो उसको करना ही नहीं, मैंने क्या बोला, उसकी उसके और कस्टमर के बीच में वो तो अपने को करना, जो अपने और उसके बीच में वो करना है। तो उसके पास सेल किया, चाहे क्रेडिट में करो कैश में करो, उसके पास पैसा आया, तो मुझे उसे कुछ नहीं करना है। पर जो पैसा आ गया, तो वो पैसा क्या अपने पास रखेगा कि मुझे बेचेगा, मैं हूं माई बाप, तो मुझे भेजेगा। तो उसने मुझे पैसा भेजा, अब तो एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, पैसा आया मेरे पास, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, किससे आया, ब्रांच से आया, तो टू ब्रांच। इसे बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तो क्वेश्चन में रेमिटेंस दे रखा होगा कि इतना पैसा भेजा है, तो अच्छी बात है, हमारे लिए बढ़िया है। कई बार नहीं दे रखा होगा, तो आपको ये सोचना है कि वो कौन सा पैसा भेजेगा जो उसके पास आया होगा। अब उसके पास कौन सा पैसा आया होगा, एक तो कैश सेल्स का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कभी कभी नहीं दे रखा होगा हम निकाल सकते हैं। एक तो कैश सेल्स का पैसा आया होगा, एक आता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या आता है,
ठीक है। तो अगर उसका सारा खर्चा मैं पे कर रहा हूँ तो जो भी पैसा है वो सीधा पूरा मुझे भेज रहा है, उसका खर्चा हो ही नहीं रहा है। तो क्या एंट्री हुई, कैश सेल्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इन दोनों का पैसा जो आएगा मिला के वो मुझे वो भेज देगा। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा कि इतना पैसा भेजा तो चिंता ही नहीं अपने, वो बढ़िया है। कई बार नहीं बोलेगा तो हमको ये समझना जो पैसा उसके पास आया होगा वो पैसा वो हमको भेज देगा। अब उसके पास कौन सा पैसा आया होगा, कैश सेल्स का और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, बस नहीं था। अब इसका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस आएगा। तो अब इसका डिफरेंस जो है उसको ले लेते हैं अपन। तो फॉर एग्जांपल इधर आया तो इसे बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। इधर आया तो लॉस। तो या तो इधर बैलेंस आएगा या इधर आएगा, खत्म। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? बस। और भी कोई ट्रांजेक्शन हो, जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, और भी कोई जहां पे आपको लगे ब्रांच और एचओ के बीच में हुआ है तो उसका आप नॉर्मल समझ के करना है कि भाई ब्रांच और एचओ के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है। अंडरस्टूड? अब इसके लॉजिक क्या है मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ब्रांच अकाउंट कैसे बनता है वो बता देगा, फॉर्मेट ये होता है। अब तुम बोलो सर इसमें बहुत सारी चीजें तो आई नहीं है, जैसे मान लो एक प्लांट मशीन उसके पास में पड़ी है तो उसका डेप्रिसिएशन भी होता है, वो तो आया ही नहीं है। तो ब्रांच ने खर्च किए वो तो आया ही नहीं है। सर उसका सेल्स हुआ है वो तो आया ही नहीं, अपनी ब्रांच तो लिख ही नहीं रहा ना, ब्रांच के पास तो अकाउंटिंग है ही नहीं, वो तो होता तो फिर हम क्यों करते। तो आप बोलो तुम सब वो खर्चे कहाँ पे चले गए सब, मैं बोल रहा हूँ कि वो सब इसमें कवर हो गए, तुमको दिख नहीं रहा है। पर जब मैंने ओपनिंग असेट लिखी और ओपनिंग लायबिलिटी लिखी और क्लोजिंग लिखी तो उसमें सब कवर हो गया। कैसे हो गया मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूं तो तुमको लगेगा हाँ सर बराबर बात है। छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं अपन ताकि तुमको क्लियर होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि अपने पास में एक मशीन है, क्या है अपने पास में एक ब्रांच के पास में, ठीक है, 1 लाख की, और उसके ऊपर आता है डेप्रिसिएशन, तब उसको 15%, तो साल का 15% कितना हो गया 15,000। तो अब इसका मशीन का जो ओपनिंग वैल्यू था ये था, अब क्लोजिंग है वो हो गया कितना हो गया बेटा 85,000। अब अगर मैं फाइनल अकाउंट मेथड यूज करता तो उसमें जो पीएनएल बनाता हो तो उसमें अपना सिर्फ डेप्रिसिएशन आता, क्या था टू डेप्रिसिएशन 15,000 बराबर ना, और ये लॉस आ गया, कंपनी लॉस में आ गई, नेट लॉस 15,000। ऐसा होता कि नहीं होता? अब तुम बोलो सर आप ये वाला मेथड कर रहे हो इसमें तो डेप्रिसिएशन आया ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब आपने ओपनिंग असेट लिखी, जब आपने ओपनिंग प्लांट एंड मशीन लिखी 1 लाख, जब आपने क्लोजिंग प्लांट एंड मशीन लिखी 85,000, अब बाकी मान लो कुछ नहीं है तो मुझे बताओ ये लॉस 15,000 आया कि नहीं आया? तो क्या उस मेथड में और इस मेथड में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अलग से डेप्रिसिएशन लिखना नहीं है, उसमें कवर हो गया। और थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं इसको, चलो जैसे मान लेते हैं मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक था 12,000 का, कितना ओपनिंग स्टॉक था? ठीक है, फिर ब्रांच ने ही परचेज किया 1 लाख का, बट ऑब्वियसली ब्रांच के पास में पैसा तो था नहीं, मान लेते कैश नहीं पड़ा था, तो बेचारे ने क्रेडिट में परचेज किया। किसमें परचेज किया? समझ में आया तुमको? अब ब्रांच ने इसको बेच दिया, सेल कर लिया 1,20,000 में, ये सोल्ड हो गया पूरा गुड्स। ठीक है, एक बार के लिए ऐसा लिख रहा हूं, पूरा गुड्स सोल्ड हो गया और ये पैसा कैश में आया। बस मान लेते इतना ट्रांजेक्शन है। तो अभी अगर मैं फाइनल अकाउंट मेथड बनाता, फाइनल अकाउंट, तो उसमें बताओ क्या क्या आता? सबसे पहले क्या आता? ओपनिंग स्टॉक आता 12,000, फिर परचेज आता कितना आता 1 लाख, फिर सेल आता 1,20,000। तो क्या मेरा प्रॉफिट आता कि नहीं आता? कितना प्रॉफिट हुआ? 8,000 का। ये तो इजी था। अब तुम बोलो सर आप इसमें कैसे करोगे, ये तो टास्क वाला काम तो ये है बराबर ना, इसमें कैसे एडजस्ट होगा? क्योंकि आप इसमें तो बहुत कुछ अजीबोगरीब करते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अजीबोगरीब नहीं है, उसमें सब कवर होता है। कैसे होता है वो समझ लो।
सबसे पहले आपके पास में अगर ओपनिंग स्टॉक था तो मैं स्टॉक ओपनिंग स्टॉक में लिखूंगा नहीं लिखूंगा, लिखूंगा। कितना था? 12,000। तो ये देखो मैंने 12,000 इधर स्टॉक में लिख दिया, ये 12,000। अब मैंने परचेज किया, क्या किया मैंने? पर वो परचेज तो ब्रांच ने किया, एचओ के पास से पैसा नहीं गया है, तो ये लिखेगा। बट जब वो परचेज क्रेडिट में किया है तो ईयर एंड में वो क्रेडिटर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ओपनिंग क्रेडिटर नहीं था बट क्लोजिंग क्रेडिटर हो गया, तो ये क्रेडिटर के इधर मैं लिख देता हूँ। कितने क्रेडिटर हुआ बताओ? 1 लाख का। तो ये देखो ये 1 लाख मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था बेटा? सेल किया था 1,20,000 कैश में। तो क्या सेल तो नहीं लिखता ये, क्योंकि वो सेल ब्रांच और कस्टमर के बीच में हुआ है, बट जो पैसा आया वो तो इसके पास पड़ा है। तो ये कैश बैलेंस में, क्लोजिंग कैश बैलेंस में 1,20,000 लिख देगा। अब मुझे पढ़ के बताओ, 1,20,000 का टोटल इधर है, उसमें से 12,000 और 1 लाख माइनस कर लो, कितना प्रॉफिट बच गया? 8,000। सेम आया कि नहीं आया? वो तो अगर भेजा हो तो रेमिटेंस, तो रेमिटेंस में भेजो, रेमिटेंस कर लेते तो उसके पास क्लोजिंग बैलेंस में बचेगा ही नहीं, तो ये डैश हो गया, तो ये रेमिटेंस में आ गया 1,20,000। तो भी बात तो वही है ना। मर्जी है तुम कर लो, मैं सब करता रहूंगा, सब उसमें कवर होगा, इतना ही तुम घुमा लो। चलो तुम बोल दो कि सर एक काम करो, आपके ऐसा नहीं कि आपको पूरा पैसा मिला, मान लेते कि 1,20,000 में से सर, 1,20,000 में से आपको सपोज करो 90,000 मिल गया। कितना मिल गया? बट 30 का नहीं मिला है, वो बाकी है। तो मैं प्रॉफिट लॉस में तो सेल पूरा लिखता हूं, बट इसमें तो सेल अपने लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, 90 का मैं दिखा दूंगा कैश बैलेंस और 30 का डेटर्स, तो भी तो कवर हो गया। उसमें सब कवर हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? सपोज करो 30 में से बेड डेप्स हो गया, क्या हो गया? बेड डेप्स 5,000 का। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बेड डेप्स लिखते हैं, बराबर ना। ये तो डेटर्स अपन काम करते हैं ये, तो यहाँ पे मैं बेड डेप्स भी लिखता हूँ, 2 बेड डेप्स 5,000 का लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ, बट इसमें तो बेड डेप्स लिखते ही नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे डेटर्स 25,000 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो 5 से प्रॉफिट कम हो गया। मतलब कहीं ना कहीं पे ये सब चीजों को कवर कर रहा है, तो अपने को ज्यादा पंचायत करनी, अपने को बस ये इतना सा फॉर्मेट याद रखना है, उसमें सब कवर हो जाएगा। सिंपल फंडा है, ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एचओ, बस वही अपने को रिकॉर्ड करना है। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? इसका नाम है डेटर्स मेथड। क्या नाम है इसका? अब कई बार क्या होगा, आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो शायद दे रखे होंगे, बट क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होंगे। जैसे मान लो क्लोजिंग डेटर्स मिसिंग होगा, या क्लोजिंग असेट मिसिंग होगा, या क्लोजिंग कैश मिसिंग होगा, कुछ मिसिंग होगा, तो अपने को वर्किंग नोट बना के वो क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा कि इतने ओपनिंग डेटर्स थे, इतना सेल किया तो बढ़ गया, इतना पैसा आया, इतना ये हुआ, इतना क्लोजिंग ये हो गया। ये इसमें थोड़ा सा घुमा सकते हैं, कोई क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा तो वो अपने को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, बस इतना ही। अंडरस्टूड? चलो अभी अपन क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, इनलैंड ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, बराबर ना। अब ये कॉस्ट, स्टॉक डेटर्स और स्टॉक एंड डेटर्स एंड पीएनएल अकाउंट मेथड एट कॉस्ट एंड इनवॉइस, और लास्ट में होलसेल प्राइस मेथड होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि आपको रिकंसिलेशन और वो भी चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा डिफरेंस समझाया, ब्रांच और डिपार्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये ऐसे ही गो थ्रू कर लेना, सिर्फ गो थ्रू ही करना है। अभी फिलहाल अपन सब कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं, बराबर ना। ये देखो ये फॉर्मेट है ब्रांच अकाउंट का, जो अपने देख लिया कि सारे ओपनिंग असेट, गुड्स एंड कोई खर्चे इसने की तो उसकी एंट्री, रेमिटेंस किया, रिटर्न किया, क्लोजिंग बैलेंस, और ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो आ गया। चलो ये कुछ एग्जांपल बताया है इसने, जो मैं अभी आपको बता रहा था वो भी वैसे ही चीज़ है, ये सब जान दो। धन्यवाद। छोटे मोटे नहीं करते, डायरेक्ट बड़ा वाला करते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, तुम बोलोगे सर कर लो। चलो
प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। गुड सेंड टू ब्रांच 50,000, फर्नीचर सेंड टू द ब्रांच बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस में आ गया 10,000। क्रेडिट सेल एट ब्रांच, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। बैड डेब्ट्स है, उससे भी कोई मतलब नहीं है अपने को। अदर इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग डेटर्स है, क्लोजिंग फर्नीचर है। तो मुझे बताओ मैं इसमें कौन कौन सी चीज लिखता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग असेट, बराबर ना, ये फर्नीचर आ गया। फिर क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग असेट में ये सब आ गया अपने पास में। फिर एचओ ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन, तो गुड सेंड टू ब्रांच आ जाएगा। अब ये दोनों आएंगे नहीं, इससे कोई मतलब अपने को नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ओपनिंग में सबसे पहले फर्नीचर लिखा आपने, गुड सेंड लिखा, असेट में वही आप तीनों लिख दूंगे, ये क्लोजिंग असेट से, और ऑटोमेटिक तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। खत्म, इतना ही था। मजा आया कि नहीं आया? तो और मजा आएगा, एंड तक तो मजे में पागल हो जाओगे, ठीक है। चलो अभी अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 1A, कि इसको बाद में स्टॉक एंड डेटा से भी करेंगे, तो 1B में स्टॉक एंड डेटा से कर लेंगे, ठीक है। अभी 1A कर रहे हैं, क्या है देखो जरा। बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, they send goods at cost to their branch at Nagpur. However, direct purchase are also made by the branch for which payment are made at the head office. अब मुझे जो डायरेक्ट परचेज करता है ब्रांच, उसका पेमेंट कौन करता है? तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि एचओ के पास से पैसा जा रहा है, इसके लिए। ऑल द डेली कलेक्शन आर ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रांच टू द हेड ऑफिस। जो भी पैसा आता है वो हाथों हाथ किसको भेज देता है? एचओ को भेज देता है। फ्रॉम दी फॉलोइंग प्रिपेयर द नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको लेटेस्ट मेथड से बनाने का है। तो आपके पास में ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे है, देख लो। सबसे पहले इम्प्रेस कैश दे रखा है 2000 का। क्या होता है इम्प्रेस कैश? एक होता है पेटी कैश, पेटी कैश के थोड़ा अंदर का चीज है इम्प्रेस कैश। क्या होता है ये? वो तो पेटी कैश होता है ना। इम्प्रेस सिस्टम, इम्प्रेस पेटी कैश सिस्टम, नाम याद है? कुछ सुना है? बोलो बोलो। चलो सुनो, एक होता है पेटी कैश। उसमें क्या होता है कि छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं एक दूसरे बंदे को अपॉइंट करता है, तो बार बार जो मेन कैशियर उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो जो भी छोटे मोटे चाय पीना है, चिप्स खाना है, उसके लिए अपन किसको अपॉइंट करते हैं? पेटी कैशियर, ठीक है। अब क्या होता है पेटी कैशियर, जो मैं पैसा देता हूँ तो एक सिस्टम मेंटेन करता हूँ कि मान लो मैंने स्टार्टिंग में 2000 रुपये दिया, अब जो भी उसका खर्चा हो गया 1000, 1200, 300, 500 जो भी खर्चा हुआ, जितना खर्चा उसका हुआ है उतना पैसा मैं उसको वापस दे दूंगा। इससे क्या होगा, इसके पास में वापस अगले महीने में वापस सेम बैलेंस मेंटेन होगा। तो मान लो 2000 खर्चा हो, 2000 मैंने दिया, उसमें 1200 रुपये उसने खर्च किए, कितने पैसे बचे होंगे? 800। फिर मैंने वापस उसको 1200 महीने के एंड में दे दिए, तो 1200 प्लस 800 कितना हो गया? 2000। वही बैलेंस मेंटेन हुआ 1 तारीख को। फिर नेक्स्ट मंथ में वापस मान लो 2000 में से इसने 600 खर्च किए, तो 1400 पड़े होंगे, तो महीने के एंड में 600 वापस दे दिए जितने खर्च हुए, तो वापस कितना बैलेंस हो गया? 2000। इसको क्या बोलते हैं अपन? इम्प्रेस कैश। तो जितना भी खर्चा होगा उतना उसको वापस रिम्बर्स मिल जाए, सामने से मिल जाएगा। तो एनीवेज अब ये जो है इम्प्रेस कैश मतलब वही बोला है कि जो खर्चा होता है वो उसको मिल जाता है। एनीवेज आपने को दे रखा है कि कितना बैलेंस पड़ा है इसके पास में? 2000। दिस इज ऑल्सो कैश बैलेंस, हाँ, जो ब्रांच के पास में पड़ा है। ट्रेडर्स 25,000। स्टॉक, अब देखो इसके पास में 2 तरह का स्टॉक है। एक तो ऐसा स्टॉक है जो एचओ से आया है, और एक ऐसा स्टॉक है जो खुद भी परचेज करता है ना, वो वाला। तो ये दोनों स्टॉक ही है, ध्यान रखना। एक्सप्लेन किया इसने कि ये ऐसा स्टॉक है जो एचओ से आया है, और कुछ ऐसा स्टॉक जो मैं खुद परचेज करता, वो वाला है। फिर कैश में सेल्स हुआ है, क्रेडिट में सेल्स हुआ है, कुछ इसने डायरेक्ट परचेज भी किया है, कुछ रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी हुआ है, कुछ गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ है, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंस दे रखा है, बेड डेब्ट्स है, डिस्काउंट टू कस्टमर है, फिर रेमिटेंस दे रखा है, ठीक है। इतना रेमिटेंस किया, इतना रिसीव हुआ, इतना रिसीव नहीं हुआ। ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय द एचओ, इसने खर्चे जो है वो एचओ ने डायरेक्ट पे कर लिए, और ये कुछ क्लोजिंग बैलेंस है।
क्लोजिंग बैलेंस में आपके पास में स्टॉक दो तरह का था, मैंने फिर बताया था आपको कि एक डायरेक्ट परचेज वाला है, दूसरा कौन सा है, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ। अब इसमें दो चीज मिसिंग है, डेटर्स मिसिंग है और इंप्रेस कैश का सिस्टम का बैलेंस मिसिंग है। और पेटी कैश एक्सपेंस कितने खर्चे किए तुमने, 4000। तो मैंने पहले ही बोला था इंप्रेस कैश में ऐसे रूल होता है कि जितना खर्चा किया उतना मिलेगा। तो देख लो कितना खर्चा किया भाई साहब ने, 4000, और कितना पैसा उसको मिला सामने ही, 4000। 2000 तो बैलेंस है, 2000 तो ओपनिंग बैलेंस था। मैंने क्या बोला, जितना खर्च करोगे उतना मिलेगा। तो 2000 बैलेंस था, 4000 खर्चा किया इसने, तो 4 पहले आया, 4 खर्चा कर लिया, खत्म। जितना खर्चा किया उतना उसको मिल गया। क्या ये तुमको समझ में आया? चलो अब आपको करना क्या है। अब मैंने क्या बोला, अगर डेटेस्ट मेथड यूज कर रहे हो तो तुमको सिर्फ एचओ और ब्रांच के बीच के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। अब आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन कौन से ट्रांजेक्शन एचओ ब्रांच के बीच में है, इंक्लूडिंग द ओपनिंग असेट, क्लोजिंग असेट, वो सब लेके। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एचओ विद द ब्रांच इन नागपुर। फॉर्मेट तुमको बताइए। ठीक है, स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग असेट्स, चलो बताओ क्या क्या ओपनिंग असेट में था इसके पास में। एक तो इम्प्रेस कैश का बैलेंस था, तो ये कैश बैलेंस है। ठीक है, 2000। फिर क्या है, डेटर्स 25। फिर दो तरह का स्टॉक था बराबर ना, कौन कौन सा, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ और दूसरा था डायरेक्ट परचेज। हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ ये इन कॉलम लिख दिया 24, दोनों मिला कितना हो गया, 40,000। चलो और कुछ असेट है, नहीं बस इतना, 3 असेट है ये। ठीक है, चलो उसके बाद में और क्या ट्रांजेक्शन देख लेते हैं एक बार। क्या सेल्स किया, तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो कस्टमर और ब्रांच के बीच में हुआ है, तो ये तो नहीं आएगा भैया यहाँ पे। ठीक है, एक एक आइटम देखते जाओ, लिखते जाओ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हाँ, तो ये अपने हो गए, इतना तो हो गया। क्या सेल्स आएगा नहीं यहाँ पे, ट्रेड सेल भी फिलहाल तो नहीं आएगा। डायरेक्ट परचेज क्या लगता है आएगा, क्यों आएगा वो लॉजिक बताओ। क्योंकि जो भी डायरेक्ट परचेज होता है उसका जो पेमेंट होता है वो करता है एचओ करता है। कहां दे रखा है सर, ये रहा। तो ये नहीं लिखा होता तो मैं नहीं लिखता। अब परचेज तो उसने किया बट पेमेंट बेचारा एचओ ने किया, तो एचओ और ब्रांच के बीच में हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन हो गया। तो अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं नहीं लेता, क्योंकि फिर वो ब्रांच और कस्टमर के बीच में होता, अपने क्या मतलब। पर क्योंकि उसका पैसा अपनी जेब से गया है तो मुझे लिखना पड़ेगा। चलो तो क्या लिखूंगा, वो परचेज नहीं लिखूंगा मैं, मुझे क्या मतलब, मैं तो बोलूंगा ब्रांच को पैसा दिया है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, आपने वो समझ में आएगा। इसके लिए अपन नीचे लिख देते हैं डायरेक्ट परचेज का पैसा है, कितना लिखूंगा, 45,000। ठीक है, उसके बाद में रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, दिस इज सेल्स रिटर्न। तो ये तो कस्टमर और ब्रांच के बीच में हुआ, अपन तो उसमें है ही नहीं, तो ये छोड़ो। गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ, ये तो आएगा ना। चलो ये हो गया।
ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी कैश एक्सपेंस। बताओ ये क्या बेचारा एचओ ने दिया कि नहीं दिया? दिया, ब्रांच को दिया, तो ये आ जाएगा। अब इसके बैड डेप्ट नहीं आएगा बिकॉज वो कस्टमर और ब्रांच की बात है। डिस्काउंट भी नहीं आएगा। रेमिटेंस टू एचओ ये तो आएगा। अब इसमें ऐसा 1,65,000 तो रिसीव हुआ, 5,000 रिसीव नहीं हुआ, तो टोटल तो 1,70,000 हो गया। तो जो टोटल है वो लिखेंगे यहाँ पे, तो बाय बैंक। ठीक है, देख लो बाय बैंक आपका है रेमिटेंस। क्या है अपना? रेमिटेंस। अब इसमें अच्छा तो ऐसा लिख दो, रिसीव्ड एंड टू बी रिसीव्ड। चलो उसके बाद में ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। $30,000। चलो ये भी हो गया। अब क्या दे रखा है? क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या दे रखा है अपने को? थोड़ा जगह छोड़ के मैं लिख देता हूँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी क्लोजिंग असेट्स है। अब सबसे पहले तो स्टॉक दे रखा है। दो तरह का स्टॉक है, एक तो डायरेक्ट परचेज वाला है। ठीक है, तो दोनों में लिख देता हूँ। पहले जैसे उधर लिखा था ट्रांसफर फ्रॉम एचओ, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम एचओ कितना है? 15। कितना हो गया? 25। बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर? अब डेटर्स का बैलेंस मिसिंग है और इम्प्रेस कैश मिसिंग है। कोई बात नहीं, मैं लिख तो देता हूं, ये डेटर्स और ये इम्प्रेस कैश। दो वर्किंग नोट अपने को बनाने के हैं, उसके बाद आराम से अपना काम हो जाएगा। पहले बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बताइए। इजी था यहां तक तो, कुछ खास था नहीं। अब ये ब्रांच का अपन डेटा अकाउंट बना रहे हैं, मेमोरेंडम है, वर्किंग नोट में। तो इसी को एंट्री वेंट्री का लेना देना नहीं है, बस अपने को क्लोजिंग डेटस निकालना है। अब चाहे तो ऐसा जरूरी नहीं अकाउंट बनाओ, आप डायरेक्ट वो इतना इतना ऐड ले सकते, वो भी कर सकते हो, कोई भी चलेगा, क्योंकि ये वर्किंग नोट का पार्ट है तो कैसे भी लिखो। अब कैसे डेटस का अकाउंट बनता है वो बताओ। सबसे पहले ओपनिंग डेटस होता है, तो ये लिख दिया मैंने ओपनिंग डेटस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना था ओपनिंग डेटस? 25,000। अब डेटस इंक्रीज कब होता है? जब सेल करते हैं, वो भी क्रेडिट वाला, तो टू सेल्स क्रेडिट वाला, तो 1,30,000। ठीक है, अब और सोचो, और सोचो डेटस कम कैसे होता है? बाय बैड डेब्ट्स। कितना है? 1,000। और डेटस कम कैसे होता है? सेल्स रिटर्न। कितना है? 3,000। और डिस्काउंट भी है, कितना है? 2,000। और डिटेल्स कम होता है। सोचो जब कैश कलेक्शन होता है, बाय कैश कलेक्शन, क्या कलेक्शन दे रखा है क्वेश्चन में? आई गेस नहीं दे रखा है, बट होगा तो सही, क्योंकि डिटेल्स इतना कलेक्शन तो वही होगा, तभी तो पैसा आया है। चलो ये क्वेश्चन नहीं देखा कितना कलेक्शन हुआ है। तब दो चीज मिसिंग है, एक तो कैश कलेक्शन मिसिंग है, एक क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है। तो बेटा जब दो चीज मिसिंग होती तो बैलेंस ही फिगर नहीं आ सकता, पर एक चीज मैं निकाल सकता हूँ, थोड़ा दिमाग में सोचूंगा तो। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कलेक्शन जो अपन जो ब्रांच जो है एचओ को पैसा बेचता है वो दो वे से आता है।
कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे फॉर्मेट में लिखाया भी था, ये देख लो कि जो ब्रांच एचओ को पैसा भेजेगा तो ब्रांच के पास पैसा कहाँ से आ सकता है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। कैश में सेल्स किया वो पैसा आया होगा उसके पास में, और क्रेडिट में सेल किया वो पैसा जब आया होगा, कलेक्शन हुआ होगा तब आया होगा, और वो पैसा उसने भेजा होगा, उस पैसे को खर्चा की तो माइनस कर लेना। अब ये खर्चे के लिए तो अलग से पेटी कैश मेंटेन करता है, तो इसमें से वो खर्चा किया, प्लस ये बोल भी रहा जो भी डेली कलेक्शन होता है वो आधा भेजता है। तो मुझे बताओ अगर मेरे पास में ये दो चीज है तो क्या मैं आराम से, कलेक्शन मेरे पास में है और कैश सेल्स मेरे पास में है, तो सॉरी रेमिटेंस मेरे पास में और कैश सेल्स मेरे पास में है, तो क्या कलेक्शन में निकाल सकता हूँ? हाँ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इधर टोटल रेमिटेंस इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये मैंने आपको पहले बताया, रेमिटेंस जो होता है कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होता है, बराबर है। अब रेमिटेंस हमको पता है 1,70,000 का, कैश सेल्स हमको पता कितना हुआ है 45,000 का, तो क्या कलेक्शन में निकाल सकता हूं? कितना आया 1,25,000। तो मेरा इधर बाय कैश कलेक्शन में 1,25,000 आ जाएगा। अब ये बताओ कितना आ गया बैलेंस 20। चलो हाँ, तो डेटिस में मुझे मिल गया 24,000। बोलो समझ में आया तुमको? अब इसके अलावा वर्किंग नोट 2 इम्प्रेस कैश, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, पता है कुछ? तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, कितना ओपनिंग बैलेंस है बेटा 2,000, ठीक है। और अपने को एचओ से कितना आया, तो टू कैश बेचारा एचओ ने भेजा 4,000, तो दो तो उसके पास में था, इधर एचओ ने और 4 भेजा, कितना हो गया 6,000 हो गया। इसमें से बाय एक्सपेंसेस कितना किया इसने 4,000, तो क्लोजिंग कितना बचा? मैंने पहले ही बोलता इम्प्रेस कैश का रूल होता है कि जितना ओपनिंग है उतना क्या होगा क्लोजिंग। इम्प्रेस में क्या होता है जितना खर्चा किया उतना मिलेगा, तो ये मंथ एंड में या ईयर एंड में मिल गया, तो बात तो वही हुई ना, जितना ओपनिंग था उतना क्या हो जाएगा हमेशा क्लोजिंग। तो ये देखो इधर अपन 2,000 लिख देते हैं बस। अब अपन आराम से जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। निकालो जरा, चेक करो। $15,000 आया, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट आया। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये एचओ के पीएल में ट्रांसफर होता है। कहां पे ट्रांसफर होता है? जब एचओ अपना प्रॉफिट लॉस बनाएगा तो उसमें क्या लिखेगा भाई कि इतना मेरा प्रॉफिट ब्रांच से हो गया, खत्म। बोलो किसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। दिस इज 15,000। कैसा इजी था? चलो कॉपी कर लो। तो ये अपना हो गया 1A। कौन सा हो गया 1? चलो 1B भी साथ साथ में कर लेते हैं अपन। 1B में अपना फाइनल अकाउंट मेथड है। कौन सा मेथड है? उसमें तो कुछ नहीं, हो तो तुम बचपन से करते आए हो। 1B में क्या आएगा आपको फाइनल अकाउंट, मतलब इसी सम को अपने को करना है थ्रू द फाइनल अकाउंट मेथड।
अब उसमें क्या लिखते हैं जो तुमको बचपन से पता है, क्या क्या लिखते हैं बताओ। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर सीधे सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर जीपी आ गया, वो जीपी ट्रांसफर हो गया, फिर इनडायरेक्ट खर्चे जो जो ब्रांच के हुए होंगे, चाहे वो कोई भी पे करे, ब्रांच के खर्चे तो आएंगे, और लास्ट में प्रॉफिट, खत्म। अब इसमें से कौन कौन सी चीज आएगी वो देख लो। चलो बताओ कौन कौन सी चीज आएगी। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, तो ये रहा ओपनिंग स्टॉक, ये दोनों ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 40,000 का। फिर क्या क्या परचेज आएगा, क्या इसने डायरेक्ट परचेज किया है, हाँ ये भी आएगा, और जो एक्चुअल ने भेजा वो भी आएगा 60,000, ठीक है। फिर क्या आएगा, सेल्स बाय सेल्स, तो सेल्स अपने को पता है कैश एंड क्रेडिट दोनों आएगा, तो ये रहा कैश एंड क्रेडिट का सेल्स। फिर क्या क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, हाँ। सेल्स में से अगर सेल्स रिटर्न होता माइनस करना पड़ेगा, तो सेल्स रिटर्न जो है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर ये आएगा, ये माइनस हो जाएगा, या फिर अपोजिट साइड में लिख दो, एक ही बात है। परचेज रिटर्न कुछ है नहीं। अब इनका मैच हो गया, आ जाएगा जीपी, क्या आ जाएगा, पहले बताओ यहां तक समझ में आया, तो मैं तुमको इसका दिखा देता हूँ, तो कुछ है ही नहीं करने को, बचपन से करता है, ये लो देख लो। ओपनिंग स्टॉक दोनों मिला के, एचओ से जो गुड्स मिला वो, और जो खुद परचेज किया वो वाला। सेल्स कैश एंड क्रेडिट वाला आ गया, सेल्स रिटर्न माइनस कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक दोनों का लिख दिया, ये जीपी आ गया। कुछ डाउट है इसके अंदर? अब ये जीपी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये जीपी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब क्या आएगा, खर्चे, क्या आएंगे, जो जो खर्चे हुए, कौन कौन से खर्चे हुए जरा बताओ तो। इसके अंदर खर्चे की बात कर लेते हैं एक बार, तो ये मैंने मार्क किया, ये सब ट्रेडिंग वाला हो गया, ठीक है। अभी खर्चे की बात कर लेते हैं एक बार। चलो खर्चे देख लो बेटा, खर्चे कौन कौन से है, तो इधर इधर खर्चे खर्चे खर्चे, हाँ। ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, तो टू एक्सपेंस कितना आएगा, 30,000। इसके अलावा भी कोई खर्चा दिख रहा है, डिस्काउंट वो भी आता है उसके अंदर, बैड डेब्ट्स वो भी आता है खर्चा। याद करो पेल में कौन कौन सी चीज आती है, पेडी कैश एक्सपेंस वो भी आएगा खर्चा वाला। क्या ये खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो 52,000 का वो था, इसमें से खर्चे माइनस कर लो, कितने होते हैं खर्चे देखो जरा, 30, 34, 36, 37,000 के, 37,000 के, 15,000 का सेम आया कि नहीं आया, ये का सेम 15,000 का प्रॉफिट आ गया। बोलो समझ में आया? तो डाउट है तो करो, फाइनल अकाउंट से तुम खुद करो, बचपन से पढ़ा है तुमने। फाइनल अकाउंट में वही देखने का कैसे ट्रेडिंग का होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर जीपी आया, फिर जीपी ट्रांसफर कर लिया, फिर जो खर्चे जो भी होते खर्चे वो सब लिख देने के। अरे हेडिंग डाल देना फाइनल अकाउंट मेथड, वो तो फॉर्मेट तो मतलब नहीं है बनाने का, वो तो पता ही है आपको, तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो।